हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNEET एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा। हम कर रहे हैं क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में हमने लास्ट लेक्चर में जो हेलो एरीन्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। तो हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अराइल हैलाइड में हमें देखना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में बाकी के जो दो प्रॉपर्टीज हैं, दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अराइल हैलाइड की, कौन कौन सी, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो ये दो जो रिएक्शन है वो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ठीक, जिस पर अब कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसा स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और इस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव, तब तो वो किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस पर वो जाके अटैक कर पाएगा। यहाँ देखते हैं, अराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग। प्रेजेंस ऑफ halogen atom in the ring directs the incoming substituent to the ortho and para position। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जब आता है हेलो एल्केन्स पर, हेलो अरीन्स पर जब अटैक करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो जो हमारे हेलोजन ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होता है, ये जैसे हुआ हमारा कोई हेलो एल्केन, हेलो अरीन, ये कोई हेलो अरीन, इस पर कोई आया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल को ये हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट करता है, यानी उसको बोलता है, इंडिकेट करता है कि या तो तुम इस ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ो या तो इस पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ो। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आने वाले हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और दूसरा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैच्ड होंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन हमें मिलेगा, जो हमने इसके रेजोनेंस इफेक्ट देखा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था, वहां से हमें इसका जो रीजन है कि क्यों ये जो हैलोजन ग्रुप है आने वाले जो ये हैलोजन ग्रुप है, इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाके जोड़ने के लिए इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिखा है ना कि द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम इन द रिंग डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये जो हैलोजन ग्रुप है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट करता है, डायरेक्ट करता है कि तुम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाकर के जुड़ो। तो ये हैलोजन ग्रुप क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको वो या तो ऑर्थो पे जाओ या तो पैरा पे जाओ बोल रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये हम समझ सकते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा हेलो अरीन्स और इससे जुड़ा ये हैलोजन, इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये कहाँ आता है, इस जगह, जिससे कि ये इधर चले जाता है। ठीक, ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यहाँ पे इस कार्बन पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पे डबल बोलना चाहिए, जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है।
ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आ गए तो वो कार्बन क्या करता है, अपने इस बाजू वाले कार्बन को बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले ले और साथ में जो एक इलेक्ट्रॉन तेरा है वो तू रख, लेकिन मेरा भी अपने साथ ले जा, जिससे कि इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, और बाकी बचे 2 बॉन्ड यहाँ और यहाँ। अब फिर इस कार्बन पर जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, जिससे ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन को ये वाला बोलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाला कार्बन क्या होगा, फिर अनस्टेबल हो गया, तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ, बॉन्ड इस जगह पर और यहाँ डबल बॉन्ड हेलोजन। अब इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रीच हो गया 1 2 तो इसका खुद का बॉन्ड, तीसरा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, और ये 4 और 5 ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से घूमते हुए रिंग में आ रहे हैं तो इसके पास ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये चार्ज यहाँ चले जाएगा, जिससे कि इधर के फिर कार्बन का जो स्टेबलाइजेशन उनका कम हो जाएगा, जिससे ये बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पर, जिससे कि हमारे पास एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक रिंग, और ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, फिर ये फाइनली ये चार्ज यहाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये यहाँ इधर और इस जगह पर, और ये इसके पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, इतना क्लियर है आपको, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो ये हुआ हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। इस तरह से यहाँ पर हेलोअरीन्स में रेजोनेंस इफेक्ट मिलता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में देखिए कि एक ऑर्थो पोजीशन पर चार्ज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो जगह है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। दूसरा, इस पैरा पोजीशन पर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पर हाई हो रही है, एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब यहाँ पर से रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रही है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है, और दूसरा इस पैरा पोजीशन पर हाई हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा कि वो ऐसे जगह पर जाकर अटैच हो जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रॉन हमें 2 ही जगह पर दिख रहे हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, या तो हमारे पास यहाँ पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये हेलोजन, इस हेलोजन की वजह से तो यहाँ पर इतना सारे स्ट्रक्चर होते गए ना कि यहाँ पर से हेलोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, फिर यहाँ से यहाँ, और ये पूरे रिंग में घूमते जा रहे थे। ठीक, तो इस तरह से वो जो हेलोजन है उसको डायरेक्ट करता है कि एक तो ऑर्थो पोजीशन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, वो तो इलेक्ट्रॉन को ही चाह रहा है। तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्थो पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है, और दूसरा पैरा पोजीशन। इस वजह से जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा या तो पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक, तो इसको देखते हैं। इन स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is relatively more at ortho and para position, and hence the incoming electrophile is more likely to attack on this position, resulting in the formation of ortho and para substituent products. ये इतना क्लियर हुआ कि क्यों जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और एक पैरा पोजीशन पर हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस प्लेस पर आई होगी, जिस जगह पर ज्यादा होगी, वहीं तो जाएगा ना वो। ठीक, ऐसे तो कहीं पे भी थोड़ी ना चल जाएगा, जहां उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, जहां स्ट्रॉन्ग मिलेगा उसी प्लेस पर जाकर वो अटैच होता है। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इसलिए वो कहाँ जाके अटैच होता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर। इतना क्लियर। अब रिएक्शंस देखते हैं। नोट कर लिया आपने?
नेक्स्ट क्या दिया है, अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, दिया अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन के कंपैरिजन में अराइल हलाइड्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो लेस होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब क्यों लेस रिएक्टिव होता है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, हैलोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो अराइल हलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम होती है, किससे, बेंजीन के कंपैरिजन में। क्यों कम होती है? इसका फर्स्ट रीजन है कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, ये हुआ बेंजीन रिंग और इससे जुड़ गया कोई हैलोजन, तो ये बन गया हमारा हेलोअरीन। तो इस हेलोअरीन्स में जो ये अटैच्ड हैलोजन है इसका खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने की वजह से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कहाँ से, बेंजीन से, ठीक। तो हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स ऑकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कंपेयर्ड टू दोज इन बेंजीन, ठीक। तो यहाँ पर मेन रीजन क्या आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट का। ये जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि हैलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पर कम हो जाएगी। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए ना रिंग पर, इस वजह से ये जो रिएक्शन होता है वो स्लोली होता है। और यहाँ पर इस जो इफेक्ट उसको कम करने के लिए हमको कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब कि कुछ अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ कैटलिस्ट को यूज करेंगे हम, तो इस तरह से कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस जब अप्लाई करेंगे तब ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है। तो कुछ सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो ये सारे रिएक्शंस होंगे, सारे रिएक्शन पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं पर कंसंट्रेटेड H2SO4, कहीं NHNO3, तो ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, या फिर हम कुछ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, या टेम्परेचर हाई करेंगे। तो ये जब ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं तब अराइल हलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाता है। तो चलिए एक एक करके हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब कि हैलोजन का एडिशन इन अराइल हलाइड। तो हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और FeCl2 और एनहाइड्रस AlCl2। एक मिनट, ये करेक्शन, ये FeCl3 है और ये AlCl3, ये AlCl3 एज अ कैटलिस्ट। तो हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन इन अराइल हलाइड्स। तो हम ले लेते हैं एक क्लोरो, ले लेते हैं, ये हो गया Cl। तो यहाँ पर किसका एडिशन कराना है, सपोज क्लोरीन का ही एडिशन कराना है, किसके प्रेजेंस में, या तो AlCl3 के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या तो FeCl2 के Cl3 के प्रेजेंस में करा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ये एक Cl पुराना, ठीक, दूसरा एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, और ये इसका पैराफॉर्म, ये यहाँ, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो
बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पर इसमें दो प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर रिंग में बॉन्ड्स। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना है और एक पैरा प्रोडक्ट बना है। तो ये ऑर्थो और पैरा, इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा ज्यादा, कौन से स्टेबल होगा? इन दोनों प्रोडक्ट में से ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल, मतलब कम अमाउंट में बनेगा। ये जो है ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो माइनर अमाउंट में बनेगा, ये माइनर बनेगा, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। अब ये माइनर ये मेजर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसका सिचुएशन देखिए कि यहाँ पर ये क्लोरीन, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का चांस रहता है जिससे कि रिपल्शन होता है, और अगर रिपल्शन हुआ तो फिर ये अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए ये माइनर बनता है, माइनर अमाउंट। और जबकि यहाँ पर पैरा पोजीशन में ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर दूर है एक दूसरे से अपोजिटली डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं होता और ये स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट में ये बनता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने AlCl3 और Cl2 का यूज किया, तो वो कैसे वहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो AlCl3 है, ये AlCl3, तो इस AlCl3 में देखिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये वाला जो क्लोरीन है इसका शेयरिंग का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके शेयरिंग के इस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन लेके निकल लेता है, यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, जिससे इस क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन है ये इस AlCl3 के पास आएगा और इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है इसको दे देता है, ये इस तरह से, ठीक। इसके बाद ये जो Cl पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये Cl पॉजिटिव, यही Cl पॉजिटिव जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके किससे अटैच करता है, बेंजीन से जाकर के अटैच होता है, और यही ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये AlCl3 बनेगा, फिर यहाँ पर से ये Cl निकल जाएगा, यहाँ पर का हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो अलग बॉन्ड बना लेंगे, ठीक, और जिससे कि ये जो Cl है AlCl3 फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाएगा। देखते हैं ये Cl कहाँ चले जाएगा, इस बेंजीन के पास चले जाएगा। चलिए इसको शुरू से लिख, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको पूरा क्लियर बताती हूँ। हो गया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लोरीन, यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसको ये क्लोरीन ले लेगा, जिससे कि इस क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, और यही क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। फिर इस क्लोरीन आयन जो बना उसको कौन करेगा, ये जो AlCl3 है उससे जाके कौन मिलेगा, उससे जाके अटैच होता है। फिर AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये वाला जो क्लोरीन है वो जाएगा और इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये Cl और इधर Cl, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बना हुआ है, ये जो बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के यहाँ पे से Cl इस ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के अटैक करेगी, जिससे यहाँ पर से हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा, ठीक। ये Cl पॉजिटिव यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, जिससे कि एक प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो वाला, ऑर्थो क्लोरो या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये जो H पॉजिटिव निकला, फिर थोड़े देर बाद
हो सकता है इस क्लोरीन को रियलाइज होगा, ये जो धोखा करके आया था इस क्लोरीन के साथ इसने धोखा दे दिया, दोनों ने पहले इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, लेकिन इस क्लोरीन ने इस वाले क्लोरीन को धोखा दे दिया, उसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फुर्र हो गया और जाके किसको दे दिया, एल्यूमिनियम को। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलत काम किया, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पहुंचेगा, इस H प्लस के पास, और ये H प्लस और ये Cl मिल करके HCl बना लेंगे, जिससे AlCl3 फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट जिस फॉर्म में हम रिएक्शन यूज करते हैं वो उसी फॉर्म में ही पूरा, जब रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट तो भी वो उसी फॉर्म में ही रहता है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगा। एक बार ये ऑर्थो पे अटैक किया, हो सकता दोबारा बार में ये क्या करे, पैरा पे अटैक करे, तो ऑर्थो और पैरा में से कौन स्टेबल होता है, पैरा वाला स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस के चांस नहीं होता है। ठीक, हैलोजिनेशन क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 ग्रुप का एडिशन होगा। तो नाइट्रेशन इज कैरिड आउट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, नाइट्रेशन के लिए बेंजीन ले लेते हैं, क्लोरो, ये concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4। जो concentrated HNO3 के किसके प्रेजेंस में करती, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में जो NO2 ग्रुप होता है वो निकलता है और अटैच होता है ऑर्थो और पैरा पर। अब ये रिएक्शन होता कैसे है ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये H2SO4, तो ये टूटता है किसमें, H प्लस और HSO4 निगेटिव में। फिर ये जो HNO3 यहाँ पर बना हुआ है HON डबल बॉन्ड O, तो ये जो H प्लस है, ठीक, HNO3 ये हो गया, यहाँ पर इस तरह से नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो H प्लस है वो यहाँ आता है, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड रहता है उसको यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, और ये H प्लस जाके इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर फिर बनता है एक NO2, एक यहाँ पर बनता है NO2 पॉजिटिव, ये N, ये दो O, और इसके इलेक्ट्रॉन को इसने OH ग्रुप ने ले लिया। जब H प्लस आया, ये H प्लस आया इस जगह पर, तो ये H प्लस ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ऑक्सीजन ने बोला ठीक है रुक तू रुक, मैं इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ। तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लाएगा, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो शेयर्ड पेयर थे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थे उसमें से वो अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखा, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले लिया, जिससे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो OH बना लेते हैं, जो HOH वाटर बना लेते हैं, और ये हमारा जनरेट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल NO2। तो यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक बार ऑर्थो पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ये Cl, यहाँ पर NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 नाइट्रो क्लोरो, 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक, अब अगर पैरा पे अटैक किया तो, और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये Cl, ये हो गया NO2, तो 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक, इतना क्लियर। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा पैरा वाला,
क्यों मेजर होगा? क्योंकि यहाँ पर Cl और NO2 ग्रुप जो है वो पूरे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिटली अटैच्ड है, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। जबकि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? रिपल्शन कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला मीन पैरा वाला मेजर अमाउंट में बनेगा और ये किस में बनेगा? माइनर। ठीक, इतना क्लियर? नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारा, ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट नाइट्रेशन। इसके बाद आता है सल्फोनेशन। तो हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 gives 2-chlorobenzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid। तो यहाँ पर हम
इसके बाद अब देखना है रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन तक हो गया, इतना समझ आ गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं वो किस पोजीशन पर ऐड होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। फिर हमने देखा कि ये जो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड में स्लो होती हैं, लेस रिएक्टिव होती है। क्यों लेस रिएक्टिव होती है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो हैलोजन ग्रुप जो अटैच होता है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा काम करने लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस जैसे कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे, कुछ प्रेशर, कुछ टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, कुछ प्रेशर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक कंडीशन यूज करके हम ये रिएक्शंस को पॉसिबल करते। फर्स्ट हमने हैलोजिनेशन देखा जिसमें हैलोजन ग्रुप का एडिशन हुआ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। सेकेंड हमने देखा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ। तो इन दोनों जब रिएक्ट करते तो कौन सा ग्रुप जुड़ता है? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है और वहां पर नाइट्रेशन होता है। NO2 जो है वो ऑर्थो और पैरा पे जाके ऐड होता है। फिर हमने देखा सल्फोनेशन। तो इसके लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 था और उसको हीट किया जिससे कि सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप ऐड हुआ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। फिर हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके लिए अल्काइलेशन देखा। तो अल्काइल हैलाइड के जैसे रिएक्ट किया RCl या अल्काइल हैलाइड या RX बोल सकते हैं आप। हमने CH3Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो वहां पर CH3 ग्रुप है वो ऐड हुआ। ठीक, अगर हमने फिर क्या देखा असाइलेशन। तो असाइलेशन में हमने असाइल क्लोराइड लिया। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड में हमने यहाँ पे CH3COCl ले लिया। तो उसके एडिशन से फिर ये एसिटोफिनोन बना 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये यहाँ पर हमारा जो एलिमिनेशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स, वो स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट अब हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल्स के साथ अब हम रिएक्शन देख लेते हैं अराइल हैलाइड्स की। तो अराइल हैलाइड्स के मैग्नीशियम, जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड्स के केस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखा था जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। उसके बाद हमने लिथियम के साथ देखा था, लेड और सोडियम के साथ भी हमने देखा था, जिंक के साथ, कॉपर के साथ। तो बहुत सारे मेटल्स के साथ हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस देखे थे। तो उसी तरह अराइल हैलाइड्स भी जो है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इनमें फर्स्ट रिएक्शन है एक्शन विथ मैग्नीशियम। तो अराइल ब्रोमाइड and iodizes from Grignard reagent with magnesium in dry ethers। एक मिनट, अराइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है, सॉरी यहाँ पर अराइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, अराइल ब्रोमाइड और अराइल आयोडाइड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। यानी अराइल ब्रोमाइड जो है और अराइल आयोडाइड है ये दोनों मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और क्या बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। तो अराइल ब्रोमाइड लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, इससे जुड़ गया ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा अराइल ब्रोमाइड हो गया। इसको रिएक्शन कराना है किससे? मैग्नीशियम से, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, तो ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास बनाने वाले हैं फिनाइल, ये कुछ इस तरह से, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, यहां पर से Mg और यहाँ पर Br, ये बॉन्ड, ये इस तरह से। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ही इजी रिएक्शन है ये। ठीक, इतना हुआ। अब
ये किसके लिए था? अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है, यानी कि RMGX के केस में RMGBr अराइल ब्रोमाइड, अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अराइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है, तब इसका यूज करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बट अगर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, तो अराइल क्लोराइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो अराइल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक, एज अ सॉल्वेंट। तो अराइल क्लोराइड जो होते हैं सिर्फ ईथर के ही प्रेजेंस में बोलना चाहिए कि फिनाइल ब्रोमाइड RMGX या ARMGX में कन्वर्ट नहीं होते, उनको कन्वर्ट करना है तो दीज फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दीज फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इन द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF सॉल्वेंट। तो अगर आपको ब्रोमाइड, अराइल ब्रोमाइड या अराइल आयोडाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ ड्राई ईथर चाहिए। बट अगर जो अराइल क्लोराइड है, ठीक, यानी ArCl है, इससे अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो वहां पे आपको ईथर ही बस सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको वहां पर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी आपको चाहिए, किसके लिए? उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो रिएक्शन देखते हैं हम। रिएक्शन क्या हो जाएगा? अराइल क्लोराइड, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, जिसको आप ऐसे चपटा भी बना सकते हैं। यहाँ Mg से रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ओके, THF के अपने प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से Mg और इससे मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा कौन? Cl। तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बहुत ही रिएक्शन विद मेटल बहुत ही इजी है, बस मेटल ला जोड़ दो उससे, मतलब देख के जोड़ना है कहाँ पे जुड़ेगा, कौन किससे अटैच होगा, ठीक। रिएक्शन हो गया, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। तो रिएक्शन विद सोडियम के केस में क्या होगा देखते हैं। तो अराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये भी ईथर के प्रेजेंस में ही कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन फिनाइल रिंग्स यूनिट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अराइल हैलाइड है वो किसके रिएक्ट करेंगे? सोडियम से रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और क्या बनाएंगे? फिनाइल रिंग्स जो रहेंगे वहां पर वो यूनिट हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ एक से ज्यादा फिनाइल रिंग्स लेना है, ठीक। चलिए तो हम 2 फिनाइल रिंग्स ले लेते हैं, ये 2 Cl, या इसको इस तरह से बनाते हैं, रुकिए, ये मैंने बेंजीन रिंग को सुला दिया, मतलब ये Cl एक फिनाइल रिंग हो गया। रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम से। 2Na ले लीजिए प्लस एक और फिनाइल रिंग ले लीजिए, ये in the presence of dry ether, ठीक। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगा और ये जो NaCl आपको दिख रहा है, ये NaCl रिमूव हो जाएगा और ये जो दोनों फिनाइल रिंग्स है वो आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ बन जाएगा, मैं यहाँ ऊपर में लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो ये डाइफिनाइल, ये बन गया क्या? डाई फिनाइल प्लस 2NaCl। नीचे क्या दिया? हाउएवर अराइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विथ हेलो एल्केन। चलिए इसी वाले रिएक्शन को नोट कर लीजिए आप, फिटिंग रिएक्शन को। तो जब अराइल सोडियम से रिएक्ट ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पर वो बेंजीन रिंग्स, जो फिनाइल रिंग्स होती हैं, वो क्या होती? कंबाइन हो जाती है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। ऐसे समझ लीजिए कि एक फिनाइल रिंग दूसरे में फिट हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने देखा था,
वुड्स रिएक्शन के केस में क्या था, बस इस एराइल ग्रुप के जगह पर एल्काइल ग्रुप था, यानी C6H5 की जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 वाला ग्रुप यानी मिथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, ठीक, ये सारे ग्रुप्स पे यहाँ प्रेजेंट होते थे, तो उसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते थे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन देख लिया, अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। तब सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या था, कि जब RX 2RX 2Na से रिएक्ट करता था तो यहाँ पर बनता था 2R, यानी ये इस तरह से RR ग्रुप अटैच हो जाते थे और 2NaX, इसको बोला जाता था वुड्स रिएक्शन। ठीक, अभी आपने फिटिंग रिएक्शन देखा कि हमने 2 फिनाइल ग्रुप लिया और उसको रिएक्शन कराया किससे, सोडियम से ईथर के प्रेजेंस में। तो जो दोनों फिनाइल ग्रुप थे वो क्या हो गए, यूनिट हो गए, एक हो गए, एक दूसरे से जाके अटैच। अरे एक मिनट, अच्छे से बनाते हैं इसको, अच्छा नहीं दिख रही है। ये और ये तो ये हो गया हमारा फिटिंग रिएक्शन। ठीक, ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को मिला देते हैं, मतलब एक वुड्स रिएक्शन में कौन सा ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप था, फिटिंग रिएक्शन में कौन सा ग्रुप आया, अराइल ग्रुप आया। अगर इन दोनों को मिला दिए तो दोनों को मिलाना मतलब एक अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, एक फिनाइल ग्रुप का हैलाइड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ले लिया CH3Cl, ओके, प्लस 2Na प्लस एक Cl अराइल क्लोराइड ले लेते हैं, कोई सा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पर से Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, ये फिर से 2NaCl निकल जाएगा, यानी Na सोडियम के साथ जो भी हेलोजन ग्रुप वहां अटैच होगा वो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 क्या बन गया, प्लस 2NaCl, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, ये टोलुइन। तो यहाँ पे है ये रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इतना क्लियर आप लोगों को, इतना क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है, इतना हो गया, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम के साथ रिएक्शन, तो लिथियम के साथ रिएक्शन बहुत इजी, देखते हैं क्या होता है। अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम मेटल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, तो ले लेते हैं अराइल हैलाइड ले लेते हैं, उसको रिएक्ट कराना है लिथियम मेटल से टू द करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दीज ऑर्गेनिक ग्रिग्नाट रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं अपने लिए। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कलर व्हाइट। ओके, तो यहाँ ले लेते हैं हम ब्रोमाइड ग्रुप ले लेते हैं, अराइल ब्रोमाइड, इसको रिएक्शन कराते हैं लिथियम से, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 2Li लीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा लिथियम, और एक लिथियम के साथ क्या जुड़ जाएगा, LiBr, इसका नाम हो जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप, इससे जुड़ा लिथियम, फिनाइल लिथियम। ठीक, और दिस
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिहेव्स लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो यहाँ आपको क्या करना है, एक एराइल हैलाइड लेना है, ब्रोमो क्लोरो, उसको आप रिएक्शन कराएंगे, किससे, लिथियम से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वहां क्या बन जाएगा, यहाँ जहां पर भी वो क्लोरो हैलोजन ग्रुप रहेगा उसकी जगह पर कौन आके अटैच हो जाएगा, वो आप मेटल जो यूज किया आपने, लिथियम मेटल जो यूज किया वो अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक लिथियम LiDr, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ओ नोट कर लिया था ना आपने। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, जिसका एक और नाम भी है क्या, उल्मान रिएक्शन। तो ये जो आपको नेम रिएक्शंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे से करके जाने आपको, क्योंकि ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कन्वर्जन में भी यूज हो सकते हैं। नेम रिएक्शन से भी आपको दे सकता है क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, नेम दे देगा, राइट उल्मान रिएक्शन। तो पता होना चाहिए ना कि उल्मान रिएक्शन क्या, फिटिंग रिएक्शन क्या, व्हाट इज द फिटिंग रिएक्शन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयोडोबेंजीन व्हेन हीटेड विद कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब गिव्स डाइफिनाइल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन। तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन का यूज किया जा रहा है, तो ये रहा आयोडोबेंजीन, ठीक, ये आयोडोबेंजीन, ये दो ले लेते हैं इसको, और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस, और ये सील ट्यूब में है, तो यहाँ पर ये कॉपर आयोडीन को ले लेगा, ये बन जाएगा CuI2 प्लस ये जो दो बेंजीन है ये बना लेंगे डाइफिनाइल। ठीक, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है उल्मान रिएक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हम रिएक्शन, ये नोट कर लिया ना, नेक्स्ट और हमारा लास्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर के साथ ये आपका रिएक्शन विथ मेटल्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। फर्स्ट हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट देखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, लास्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि एन अराइल हैलाइड इज रिड्यूस्ड to parent hydrocarbon by action of nickel aluminium alloy in the presence of an alkali। ओके, तो यहाँ पर अराइल हैलाइड लेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ निकल अल्यूमिनियम अलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली के प्रेजेंस में। ठीक, तो चलो इसमें क्या लेना है, अराइल हैलाइड लेना है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा अराइल हैलाइड, ये अराइल हैलाइड, इसको 2H रिडक्शन मींस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का यूज होगा, किसके प्रेजेंस में, निकल एल्यूमिनियम अलो NiAl, निकल एल्यूमिनियम अलॉय के प्रेजेंस में, और साथ ही अल्कली, अल्कली मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो इस क्लोरोबेंजीन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, बेंजीन होगा, तो ये चेंज हो जाएगा बेंजीन में। एक मिनट, ये बन गया बेंजीन प्लस HCl। ठीक, ये हो गया, ये हमारा जो क्लोरोबेंजीन था वो कन्वर्ट हो गया अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन बेंजीन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है अराइल हैलाइड्स के जो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको भी ये सारे रिएक्शन समझ आ गए होंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।